हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस के नेक्स्ट सेट के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल। सही उत्तर है बी, यानी सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, फिर तमिलनाडु और अंत में 4 केरल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसके लोकसभा सीटों की को आपको मैं बताऊं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पश्चिम बंगाल में है 42, तमिलनाडु में है 39, बिहार में है 40 और केरल में है 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो होती है सी, विभागीय स्थायी समितियां। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोई विदेश योगदान या अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है? हमारा सही उत्तर है यहाँ पे बी, गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के साथ राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने के संदर्भ में इन विकल्पों पे विचार करना है और बताना है कि सही कथन कौन सा है। जब इन सारे कथनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इनमें से सही कथन है सी, विधान परिषद द्वारा पेश किए गए विधेयक अगर विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निष्प्रभ माना जाता है। ये कथन सही है। आगे चलते हैं। कौन संसद के सदन के सामूहिक विशेषाधिकार का हिस्सा है? यहाँ पर सही उत्तर है, ये सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद सी, यानी बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार, ये सदन के सामूहिक विशेषाधिकारों का हिस्सा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार है? तो देखिए, इसमें देखा जाएगा तो ये शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये दोनों संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक विलंबित नहीं कर सकती है? यह विलंबित तो यहाँ पे सही उत्तर है 14 दिन। अधिक से अधिक 14 दिनों तक ये विलंबित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अधिकतम अंतराल क्या है जिसके दौरान संसद की बैठक नहीं हो सकती? सही उत्तर है 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए संसद की बैठकों के बीच में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मंत्रिमंडलीय समिति को अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, राजनीतिक मामलों की समिति। इसे सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाएगा? सही उत्तर है डी, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जब इसके ऑप्शंस को हम देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बी, यानी अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त कोष होने पर वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि किसे भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम के रूप में जाना जाता था? गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया।
सही उत्तर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, जो 1857 के विद्रोह के बाद इसको अधिनियमित किया गया था। 13वां प्रश्न है कि किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के उपयोग के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया? इसका सही उत्तर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में किसको जाना जाता है? सही जवाब है ए, लॉर्ड मिंटो। 16वां प्रश्न देखते हैं, कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत परिभाषित आरक्षित विषय था? सही उत्तर है बी, पुलिस। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा कब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी? सही उत्तर है बी, यानी अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके द्वारा सभी समुदायों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल जारी रखने की कोशिश की गई थी। इसे दलितों वर्गों तक भी बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? सही उत्तर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 19वां प्रश्न है कि कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित नहीं की गई थी? सही आंसर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग नहीं, इसका उत्तर है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। देखिए 1990 के चुनावी सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 263। कौन सा संविधान का अनुच्छेद राज्य के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाने से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है डी, 212। 212 जो अनुच्छेद है ये कहता है कि न्यायालय को विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी केंद्र द्वारा कानून बनाने के संबंधित है। अगले पर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। कानून के मामले में निम्न में से किसके अनुसरण से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को निहित हैं? सही आंसर है बी, कनाडाई मॉडल। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कनाडा से संघीय मॉडल को लिया गया है। इसके अनुसार एक मिनट, ठीक है, इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि भारत कनाडा के उदाहरण का अनुसरण करता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 23वां प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सभी को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा सी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 311 नहीं बल्कि अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण से संबंधित है। अतः यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? सी। कौन सा पेशा अधिनियम 1996 के बारे में सही नहीं है? इसको जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो है बी। बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो हमारे संविधान की जो एकात्मक विशेषता है वो है एकल नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय बताया है? ये बताया है केसी वेयर ने।
किस मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को प्रकृति में संघीय माना और संघवाद को बुनियादी ढांचे का हिस्सा कहा है? सही उत्तर है डी, बोम्मई केस 1994 में। भारतीय नागरिकता किस पर आधारित है? भारतीय नागरिकता आधारित है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय नागरिकता आधारित है ऐसे तो एकल नागरिकता पर, लेकिन इसके साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है जूस सॉली। जूस सॉली एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी का कानून। ये सबसे साधारण सा माध्यम है जो एक व्यक्ति किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है उसके लिए। वहीं जूस सैंगुइन ये तब होता है ना जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। भारत में आप देखेंगे तो जूस सैंगुइन और इसके साथ ही एकल नागरिकता ये सभी यहाँ पे सही हैं, सभी पर आधारित है जूस सैंगुइन और एकल नागरिकता पे, सी और डी पे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? सही उत्तर है ये लाया जा सकता है मूल प्रस्ताव के द्वारा। मूल प्रस्ताव के द्वारा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामले लाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के बारे में सही है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में सही कथन है सी कि राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही उत्तर यहाँ पर है ई। इसलिए क्योंकि देखिए पूरक प्रश्न क्यों पूछे जा सकते हैं, तो पूरक प्रश्न एक तो तारांकित प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसके लिए अनौपचारिक उत्तर की आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ जो नोटिस दे करके संक्षिप्त सूचना प्रश्न जो होता है इस पे भी पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ई। विप या सचेतक के पद का उल्लेख किस आधार पर किया गया है? विप के पद का उल्लेख हम देखेंगे कि भारत के संविधान में और ना ही सदन के नियम में, ना ही संसदीय कानून में है, ये कहीं भी नहीं है, बल्कि ये संसदीय सरकार के सम्मेलन में इसको बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यक्ष के कार्यालय के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही उत्तर है बी, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। दोहरी सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो देखिए इसका सही आंसर है सी। यदि मौजूदा सदस्य एक दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो पहले सदन में सीट खाली हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है राज्य चुनाव आयोग, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? संविधान के अनुसार ये इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल चूँकि यहाँ पूछा जा रहा है तो ये भी ऐसे तो ये 6 साल का होता है, लेकिन संविधान ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसको संसद के ऊपर छोड़ा गया है। इसीलिए 1951 में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना उसमें संसद ने तय किया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन यहाँ तो हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष का होता है, इसीलिए हम इसका आंसर यहाँ क्या लिखेंगे? संविधान द्वारा ये तय नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो सकता है? तो देखिए जब आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे सही हैं, बी और सी, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। पंचायत में सीटों के आरक्षण के संबंध में यह कहना गलत होगा कि, ऑप्शंस को पढ़िए, सही उत्तर है
डी, अनारक्षित सीटों पर महिलाओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए तो अनारक्षित पे वो नहीं लड़ सकती, अनरिजर्व सीट पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद देता है वो है अनुच्छेद 110। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ऐसा विधेयक धन विधेयक होगा अगर इसमें अनुच्छेद से सूचीबद्ध विषयों और वस्तुओं से संबंधित केवल प्रावधान हो। ठीक है, केवल सूचीबद्ध विषय और वस्तुओं से संबंधित प्रावधान अगर हैं तो इसको धन विधेयक माना जाएगा। इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा या कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इनको आप देखिए, सही उत्तर है सी, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव ये बोलता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है वो है A 267। प्रत्यायोजित विधान का क्या अर्थ होता है? प्रत्यायोजित विधान का अर्थ होता है कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर विस्तृत नियम और विनियम बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं? सही उत्तर है A, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता ये नहीं करते हैं। इसके अलावा कार्य परामर्श समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के ये अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 73वें संशोधन के लागू होने के बाद पंचायत के सभी स्तरों के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ हुआ था? आंसर है डी, मध्य प्रदेश में। पहला चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रथम संसदीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम संसदीय मंच की स्थापना की गई थी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन जांच करने के लिए समिति नहीं है? तो देखिए, जितनी समितियां हैं इनमें से अधीनस्थ विधान समिति जांच करने के लिए नहीं बनाई जाती है, बल्कि अगर बात करें कि ये इसके अलावा जो बाकी 3 समितियों को दिया गया ऑप्शन में, याचिकाओं की समिति, विशेषाधिकार आचार समिति, ये सब जांच करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन अधीनस्थ विधान समिति जांच के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक समिति होती है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं होती है? सही आंसर है ए, निजी सदस्यों के विधेयक और प्रस्ताव समिति। निजी सदस्य का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वैसे सदस्य जो सरकारी नहीं है, जो सरकार में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक और वर्तमान संख्या कितनी है? सही आंसर है ए, ये संख्या शुरू में मूल रूप से 8 थी और आज ये बढ़कर के 34 हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा का पहली बार उल्लंघन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है ए, 1973 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं? सही आंसर है यहाँ पर कि संसद करों को बढ़ा या घटा सकती है। ये गलत है, क्योंकि संसद किसी को कम या समाप्त तो कर सकती है लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है? तो स्थायी कार्यपालिका हम कह सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी को। पुनर्बैठक के लिए निर्धारित दिन का नाम लिए बिना किसी सदन की बैठक की समाप्ति को क्या कहा जाता है? अगर किसी सदन को समाप्त कर दिया जाए और ये न बताया जाए कि अगली बैठक कब होगी तो इसको कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। कौन सा विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है डी, राज्य और केंद्र के बीच का विवाद। सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति की याचिका के तहत
किसके तहत इसको स्वीकार किया जाता है? आंसर है हमारा, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ए, अनुच्छेद 136। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब विकसित की गई थी? आप इसके ऑप्शंस को पढ़ें। सही आंसर है सी, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामला 2002। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है? इसका उत्तर सही है सी, एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वैध मत हासिल करती है और लोकसभा में 5 सीटें जीतती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश की पीठों द्वारा की जानी चाहिए? आंसर इसका सही होगा ए और बी दोनों, यानी कि ई ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ई। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ए और बी दोनों सही है, भारत के राष्ट्रपति के पास भी और संसद के पीठासीन अधिकारी के पास भी। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करनी है। तो इसके सारे विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संसद के किस सत्र में निजी सदस्य संकल्प पर चर्चा की जाती है? ये चर्चा प्रत्येक दूसरे शुक्रवार के दूसरे सत्र में की जाती है। अब देखिए, निजी सदस्य का संकल्प वह संकल्प होता है जिसे एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। मैंने अभी बताया कि निजी सदस्य क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एक लोकसभा में या फिर एक सदन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाती है। मेजॉरिटी वाली पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनका 15% ही वो सरकार में यानी मंत्री बना सकती है। तो ये जो 15% लोग मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हो गए। लेकिन जो मंत्री नहीं है, अगर वो जो मेंबर है वो निजी सदस्य माना जाता है। तो इस निजी सदस्य के संकल्प की चर्चा शुक्रवार के दोपहर की बैठक में होती है। आगे बढ़ते हैं हम। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद का राज्य सूची के मामलों पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कानून बना सकती है? तो यहाँ पे भी हम जब ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शहरी स्थानीय निकायों के विकास के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ये जैसे जैसे जो घटनाएं हुई हैं उसके अनुसार। तो सही उत्तर है कि सबसे पहले हुआ है ये 3, भारत में नगर निगम की स्थापना कोलकाता में हुई। उसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प आया, फिर विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई और अंत में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो इस तरीके जो सही आंसर है वो है सी। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं हैं? देखिए, शक्तियां समान नहीं होने की बात यहाँ पे की जा रही है कि किस मामले में दोनों की शक्तियां समान नहीं है। तो एक तो हम जानते ही हैं कि धन विधेयक में दोनों की शक्तियां समान नहीं होती हैं। देखिए, यहाँ हमें मूल रूप से विचार करना है जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पे। तो यहाँ सही बात है कि सी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के विषय में जो शक्तियां हैं वो लोकसभा राज्यसभा की समान नहीं है। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में हम जानते हैं कि दोनों सदनों में से किसी पे भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन में भी दोनों के विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है? तो देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित घटनाएं हैं। ए, भूदान आंदोलन, जिसमें लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण थे इन्होंने विनोबा भावे का काफ़ी समर्थन किया था, काफ़ी साथ दिया था। और दूसरा है संपूर्ण क्रांति, इसलिए आंसर हमारा सही होगा ई। वीवीपैट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही बात है कि ए, यानी यह एक मतदाता को कागजी रसीद के आधार पर अपने वोट को चुनौती देने की अनुमति देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन
से शहरी संस्थान या शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार या विधायिका द्वारा बनाए और प्रशासित किए जाते हैं? सही उत्तर है सी, नगर क्षेत्र समिति यानी टाउन एरिया कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में निर्णय लेता है? सही उत्तर है ए, परिसीमन आयोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? सही उत्तर है सी, संसद। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसदीय साधन कंगारू और गिलोटिन नामक जो ये निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित हैं? देखिए, कंगारू और गिलोटिन ये दोनों जो टर्म्स हैं ये संबंधित हैं सी, समापन प्रस्ताव से। कौन से नगर निकायों के लिए राजस्व के स्रोत नहीं हैं? सही उत्तर है स्वच्छ भारत उपकर यानी सेस, स्वच्छ भारत उपकर। 72वें प्रश्न पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन यानी CAA ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया? सही उत्तर है बी, 69वां CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने वाले आयोगों का नेतृत्व किया? सही उत्तर है ए, UN ढेबर। UN ढेबर की ने अपनी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1961 में, जिसमें ये तय किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर किस तरीके से आयोग नियुक्त किया गया है, क्या इसके कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम जब सारे कथनों को पढ़ेंगे तो हमें डी ऑप्शन सही मिलेगा कि वे भूमि, जंगल, विवाह, तलाक आदि पर कानून बना सकते हैं। कौन? देखिए, इसको एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ जिलों को, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिले के रूप में गठित किया गया है, लेकिन ये संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं आते हैं बल्कि उसके अंतर्गत ही आते हैं। हर जिले में एक जिला परिषद होती है जो कि जिसमें 30 सदस्य होते हैं और ये लोग, इनमें से 4 जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये लोग विभिन्न तरह की चीज़ों पे अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने बहुत सारे कथन हमको इसमें पूरे सही मिल रहे हैं, जैसे कि हमें ए भी सही मिला। ठीक है, 5वीं अनुसूची की नहीं है, ये 6ठी अनुसूची के तहत है। सी भी सही मिला और डी भी, इसलिए आंसर हमारे यहाँ पे है ई। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यानी सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सही सुमेलित नहीं इसमें से कौन है? जब हम ये देखेंगे तो सही आंसर मिलेगा सी, यानी 244 में पांडिचेरी का प्रशासन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है सी, आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना। 78वां प्रश्न है, वायसराय की विस्तारित विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति ने, जिसको कि 1977 में नियुक्त किया गया था, इसने 78 में अपनी रिपोर्ट दी थी और देश में गिरती हुई पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी
1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने ही तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि आंसर हमारा होगा ई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन कथनों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ऑप्शन ए सत्य है, किसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीबीआई एक कैसा निकाय है और कैसी संस्था है, जबकि सीवीसी एक किस तरह की निकाय है? तो इसका उत्तर है डी, यानी सीबीआई एक कार्यकारी निकाय है जबकि सीवीसी एक वैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल का संस्थान सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? लोकपाल का संस्थान सबसे पहले बनाया गया था स्वीडन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? सही आंसर है बी, अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनको हम देखेंगे तो ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी जानवरों और नावों पर कर। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये 7वीं सूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो होगा सी, यानी सबसे पहले आएंगे अपने अपने देखिए, ये वरीयता क्रम में उच्चतम हमें पहले रखना है। तो ऐसे तो वरीयता में सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपाध्यक्ष आते हैं, फिर मतलब राष्ट्रपति के बाद फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें, तो इनमें सबसे पहले आते हैं अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और तब अंत में आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका सही आंसर है 31वां संशोधन 1972 में। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा। इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून 1979 की शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था? इसको शुरुआत में लागू किया गया था वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यानी आप देखेंगे तो 6 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। वहीं अनुसूचित जातियों की बात करें तो यूपी में 17 सीटें वहाँ पे आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पेश की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पी.एन. भगवती। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है शेष बची हुई अवधि के लिए वो नवनिर्वाचित पंचायत काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी कथन हैं सबको पढ़ने के बाद कि कथन ए, यानी उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है, ये कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो सबको मिलाने के बाद हमें मिलेगा सी, यानी टेक्नोक्रेसी, तकनीकी तंत्र, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन प्रणाली, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य सिद्धांत, एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन, भारतीय संविधान के किस प्रावधान का आधार है? सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का। अनुच्छेद 25 और 26 इन दोनों का ही
आधार है अनिवार्यता सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन विधेयक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है सी, स्वराज विधेयक। आगे बढ़ते हैं। हमारा 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श का अर्थ सहमति है? ये कहा था द्वितीय न्यायाधीशों का मामला 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा किसे अधिकृत किया गया है? ये अधिकृत किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के राज्य के सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है बी, 227। अनुच्छेद 227 इस तरह की शक्ति देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुसार यदि एक व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, कब? तो इसका सही उत्तर है कि इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी चीज़ होगी तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी सभी सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। लोकसभा सदस्य अपने पद से किसको लिखकर इस्तीफा दे सकता है? लोकसभा सदस्य उपाध्यक्ष को देकर के इस्तीफा दे सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भारत की संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? देखिए, इसमें से नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है। यदि किसी राज्य की राजभाषा में उच्च न्यायालय का निर्णय जारी किया जाता है तो उस अनुवाद को किस भाषा में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक समझा जाता है? इसका उत्तर मुझे लगता है कि आप सबने अंदाज़ा लगा लिया होगा, अंग्रेजी में। एक अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूहों का क्षेत्राधिकार क्रमशः किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो यहाँ देखिए आपके अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार कोलकाता और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसका लक्षद्वीप का केरल के अधीन है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नहीं कर सकता? तो ये एक बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद से वो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय में किसी भी न्यायालय या अदालत के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सी और डी बिल्कुल सही है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा ई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद। इसलिए ऑप्शन डी सही है। कौन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? ये केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सारे कथन सही हैं सिवाय सी के, यानी मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की याचिका क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है? सही उत्तर है बी, चंद्र कुमार केस मामले में इन्होंने ऐसा कहा था। एक उच्च न्यायालय अभिलेख की अदालत है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 5वां तो आप जानते ही हैं कि कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन चारों ऑप्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सही आंसर लगेगा ए। उच्च न्यायालयों के निर्णय, कार्यवाहियों और कार्य सदा स्मृति के लिए दर्ज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसके द्वारा बाध्य होता है? ये बाध्य होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द जिला न्यायाधीश में क्या निहित है? इसका सही उत्तर है कि ए, बी, सी, यानी मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर सत्र न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश, यानी ई ऑप्शन हमारा सही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जो एक अवधि के लिए सकारावास दंडनीय है। वो अवधि कितनी है? वो अवधि है 7 साल। पंचायत न्यायालय सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं किस तरह के मामलों को?
तो ये सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ए, गुजरात में। अनुच्छेद 371 F किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? ये प्रदान करता है सिक्किम के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर है सी, NHRC में विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य सूचना आयुक्त की सलाह। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है। इसमें कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक राज्य कैबिनेट मंत्री। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाती है। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन शामिल है? लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, यानी इसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार के ग्रुप डी कर्मी भी आते हैं, मंत्री, संसद सदस्य, ये सभी इसमें आते हैं, इसलिए ऑप्शन ई हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर है डी, मानवाधिकार। 125वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए? सही उत्तर है 6 महीने। 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 127वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हो गई थी, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के किस भाग में राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का निर्देश दिया? सही उत्तर है बी, नीति निदेशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों, शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानिक प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधानों से संबंधित है? तो ये संबंधित था, चूँकि शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ, ये सम्मिलित था इससे, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? देखिए, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं संबंधित गांव के सभी मतदाता। 131वां प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है। 132वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है ए 243, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यहाँ जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, 133 का डी। 134वां प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? सही उत्तर है बी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। ये समय चल रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है? सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये घोषित किया गया था 2009 से 10 को, यानी 136 का आंसर है बी। अयमानम भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है।
ये किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि पहला वाला जो प्रश्न होता है कि भारत का पहला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला हो, विश्व का पहला हो। इसका सही उत्तर है ए, केरल। ये केरल में स्थित है। ये अयमानम ग्राम पंचायत, जो कि पहला डिजिटल पंचायत वार्ड संख्या है, ये यहाँ पे वार्ड संख्या 15 की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में निहित है, जो किस पर आधारित है? सही आंसर है डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता। सही उत्तर है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें हमें देख करके सही मिलान करना है, कौन सा आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया। तो इसके ऑप्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा सी। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग को बनाया गया अनुच्छेद 280 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग आयोग को 340 के अनुसार, चुनाव आयोग 324 और राजभाषा आयोग 344 के अनुसार। इसलिए हमारा आंसर होगा सी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल को भारत में संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 गढ़ों में से एक के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 गढ़ नहीं है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हमें वो बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 2002 में नहीं बल्कि 1993 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की भागीदारी और सहयोग के बिना ये विफल हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जनता को लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम किसके द्वारा विकसित की गई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विकसित किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा मिल करके। इसीलिए हमारा सही उत्तर है ई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? सही उत्तर है सी, 108। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? इनमें से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, ग्राम सहकारी समिति, क्योंकि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति तो पंचायती राज की संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसका सही उत्तर है, ये थे बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव भारतीय संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 149वां प्रश्न है कि यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा, ये किसके पास है? ये निर्दिष्ट करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अंतिम प्रश्न है हमारा कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये संबंधित था वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने से। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये 150 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर ही साथ में सॉल्व किया होगा और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने मार्क्स मिले। इसके साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।